हेलो, हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक। हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशंस, वेक्टर कैलकुलस, काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये चारों चैप्टर हम लोग बहुत अच्छे से अब पढ़ चुके हैं। और अब जो हम चैप्टर चालू करने वाले हैं, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द होल वर्ल्ड। और वो क्या चीज है? फ्रिक्शन। अगर हम लोगों को याद है तो हम लोग ये शुरू में पढ़ चुके हैं, और वो क्या था, दैट न्यूटन्स लॉज में एक चीज जो हमने देखी थी वो ये थी कि टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या क्या थी। सो हमने उसमें फोर्सेस की बात की थी, और इन फोर्सेस को अपन ने चार तरह के पार्ट्स में डिवाइड किया था। वो क्या क्या पार्ट्स थे? लेट मी मेक देम क्लियर। एक पार्ट तो हमने दिया था जिसमें की आती थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, जिनके बारे में हम लोग 12th क्लास में पढ़ने वाला है। सिमिलरली जो सेकंड फोर्सेस थी वो कौन सी थी? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। तीसरी फोर्स जो हमने देखी थी वो कौन सी फोर्स थी? इट वाज कॉन्टैक्ट फोर्स। और जो हमने चौथी फोर्स की बात की थी उस टाइम, इट वाज न्यूक्लियर फोर्स। इन चारों फोर्सेस को हमने डिफाइन किया था, और साथ में इनके बारे में ये जाना था कि अभी हमारे मतलब की कौन सी फोर्स है? कॉन्टैक्ट फोर्सेस। और कॉन्टैक्ट फोर्स के हमने फिर से 3 पार्ट्स किए थे। उन वाले पार्ट्स की अब बात कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स के 3 वापस से अपन ने पार्ट्स किए थे, और वो वाले पार्ट्स कौन कौन से थे? वन वॉज normal, the second was tension, and the third one was friction, जिसके बारे में अब हम लोग बात करने वाले हैं। नॉर्मल के बारे में पढ़ चुके हैं, that it arises due to contact between two surfaces। टेंशन के बारे में बात कर लिया जब अपन ने रस्सी की बात की थी, मतलब कि अबाउट द स्ट्रिंग, ठीक है, जो कि मासलेस थी और मास वाली स्ट्रिंग भी पड़ी थी। ठीक है। और अब अपने पास में कौन सा टॉपिक आ गया है? फ्रिक्शन, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फ्रिक्शन जरूरी क्यों है? मैं अगर अभी आपके सामने चल पा रहा हूं या फिर इस बोर्ड पे लिख भी पा रहा हूं, तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स विच इज प्रेजेंट। फोर्स नजर तो नहीं आ रही, पर हाँ हमें यह पता है कि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा प्रेजेंट तो मैं ये सारे काम नहीं कर पाऊंगा। आप सभी लोगों ने ये चीज देखी होगी कि हम धागे से और सुई से सिलाई करते हैं। वो जो सिलाई हमने की है वो होल्ड क्यों है? आखिर उससे कपड़ा सिल के तैयार क्यों हो गया? एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में क्यों आ गया? उसकी वजह भी क्या है? फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये धागे भी आपस में खुल जाएंगे और एक सिंगल स्ट्रैंड बन ही नहीं पाएगा। तो क्या हमारा कपड़ा जो है वो कभी बन ही नहीं पाएगा, वो कभी सिल ही नहीं पाएगा। तो शर्ट के बटन कभी नहीं लगा सकते क्योंकि फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है। फ्रिक्शन चलने के लिए भी हेल्प मेरी कर रहा है। मैं अभी चल रहा हूं तो फ्रिक्शन आगे लग रहा है, और हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि क्यों इस तरह की चीजें हो रही हैं। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो किस तरह से एक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो उसके लिए हम एक सिंपल ब्लॉक का एग्जांपल लेते हैं। देखो, मैं यहां पर लेता हूं एक सिंपल ब्लॉक। इस तरह से मेरे पास मान लेता हूं मैं एक m मास का ब्लॉक है, और अभी तक जो हमारी सरफेस स्मूथ हुआ करती थी, अब वो वाली सरफेस कैसी हो गई है? नाउ दिस सरफेस हैज बिकम रफ। अब ये सरफेस मुझे कैसी दिखेगी? हमेशा रफ, क्योंकि अब फ्रिक्शन एक्ट करने लगा। ठीक है ना। स्मूथ सरफेस नाम की इस दुनिया में कोई चीज नहीं होती है, वैसे भी सरफेस हमेशा रफ ही होती है। और अब हम धीरे धीरे और ज्यादा रियलिटी में घुसते जा रहे हैं। देखो, m मास का ब्लॉक है और ये रफ है। इस ब्लॉक पे मैंने राइट हैंड साइड में एक F फोर्स अप्लाई की।
और इसको अपनी तरफ खींचना चालू किया, देखो कुछ इस तरह से। ठीक है, जब मैं इस ब्लॉक को खींचता हूं तो मैं इस पे मान लेता हूं कि इसमें 2 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट तो यहां पर इस ब्लॉक पे जो कि प्रेजेंट है, और एक पॉइंट है जो कि इस ग्राउंड पे कहीं यहां पर मौजूद है। ठीक है, अब फ्रिक्शन जो है आखिर वो क्या करेगा? तो मैंने ये देखा कि जब मैं इस ब्लॉक को राइट हैंड साइड में खींचता हूं तो ये वाला जो पॉइंट है ये कहां पर जाना चाहता है? दिस पॉइंट वांट्स टू गो इन द राइट डायरेक्शन। ये पॉइंट चाहता है कि ये राइट डायरेक्शन में जाए, बट एट द सेम टाइम जो ग्राउंड है, ग्राउंड ये चाहता है कि वो इस वाले पॉइंट को आगे ही ना बढ़ने दे। ग्राउंड ये चाहता है कि वो इन दोनों पॉइंट्स को रिलेटिवली कहां रखे? रेस्ट पे रखे। ठीक है, किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। तो ग्राउंड ने चाहा क्योंकि ये पॉइंट यहीं पर रहे, तो या तो ग्राउंड अपने इस वाले पॉइंट को आगे सरका ले और या फिर इस वाले पॉइंट को आगे जाने से रोक दे। तो ग्राउंड खुद तो आगे चल नहीं पाता, वो क्या करता है? इस वाले पॉइंट को यहां रोकने की कोशिश करता है, और इसलिए क्या होता है? ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन हमेशा पीछे की तरफ रहता है, और वही फ्रिक्शन इस वाले ग्राउंड के आगे लग जाता है। ठीक है, तो इस तरह से फ्रिक्शन जो है वो कुछ एक्ट करता है, और इसको अपन इस तरह से डिफाइन करते हैं दैट फ्रिक्शन ऑपोजेस relative motion between two bodies। फ्रिक्शन क्या करता है? दो बॉडीज के बीच के रिलेटिव मोशन को इट ऑपोजेस। ठीक है, तो इस तरह से मैं फ्रिक्शन को डिफाइन करता हूं। ठीक है, फ्रिक्शन ऑलवेज ऑपोजेस व्हाट? इट ऑपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज। आगे देखते हैं, वापस से इसी वाले ब्लॉक का एग्जांपल लूंगा मैं और फ्रिक्शन को और डिटेल में जानने की कोशिश करूंगा। ये मैंने ब्लॉक लिया ऑफ मास m। अगेन ये जो सरफेस है ये वापस से कैसी है? द सरफेस इज अगेन रफ। ठीक है, रफ सरफेस मुझे गिवन है। मैंने ये चीज देख ली थी कि जब मैं राइट हैंड साइड में एक फोर्स लगाता हूं तो इस वाले ब्लॉक का जो ये वाला पॉइंट था इसके ऊपर फ्रिक्शन का एक्ट होता है पीछे की तरफ, तो फ्रिक्शन लगा पीछे को F। लेट्स से स्मॉल f इज द वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे फोर्स की वैल्यू लिखी है, मतलब कि द फ्रिक्शनल फोर्स। ये चीज मैंने देखी। अब देखो, क्या इस वाले ब्लॉक पे ग्राउंड पे कांटेक्ट की वजह से एक नॉर्मल फोर्स भी लग रही होगी विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस? तो मैंने अब वो वाली फोर्स बनाई। ये कौन सी फोर्स है? नॉर्मल फोर्स। ठीक है, अच्छा, फोर्सेस दे ऑलवेज एक्ट एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। तो मैं अगर इसे एज अ सिंगल एंटिटी मानू, एक पॉइंट मानू, ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये हो गया फ्रिक्शन F और ये हो गया नॉर्मल। तो क्या फ्रिक्शन भी एक कांटेक्ट फोर्स है और क्या नॉर्मल भी एक कांटेक्ट फोर्स है? और क्योंकि ये दोनों ही कांटेक्ट फोर्स हैं तो इनका जो नेट रिजल्टेंट आएगा उसकी डायरेक्शन यहां से मुझे क्या मिल जाएगी? उसकी डायरेक्शन मुझे मिलेगी कुछ इस डायरेक्शन में, इस तरह से। एंड लेट मी कॉल इट एट FC। FC इज द कांटेक्ट फोर्स, नेट कांटेक्ट फोर्स रादर आई शुड से। दिस इज द नेट कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, यहां से मैंने क्या चीज डिफाइन की? नेट कांटेक्ट फोर्स। अच्छा, इस नेट कांटेक्ट फोर्स का अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखना चाहूं तो वो कैसे लिखूंगा? FC इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ फ्रिक्शन का F, मतलब कि F स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा मेरे पास में? N स्क्वायर। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस कांटेक्ट फोर्स। अब जब मैंने ये देखा कि ये जो नेट कांटेक्ट फोर्स है, ये जो नेट कांटेक्ट फोर्स है, इसके दो कंपोनेंट्स है। एक कंपोनेंट क्या है? नॉर्मल फोर्स, और एक कंपोनेंट क्या है?
frictional force. So what I can say is that friction is the component of the net contact force which is parallel to the contact surface. तो यहां से मैंने क्या रिजल्ट डिराइव किया, that friction is a component of net contact force which acts parallel to the contact surface. ठीक है, तो इस तरह से मैंने क्या किया, फ्रिक्शन की एक नई प्रॉपर्टी को डिफाइन किया, दैट इट इज अ कंपोनेंट ऑफ द नेट, कौन सी फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, और उसका भी कौन सा कंपोनेंट जो कि पैरेलल टू किससे है, कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल है. नॉर्मल तो हमेशा कैसे होता है, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, पर यहां मैंने फ्रिक्शन को कैसे डिफाइन किया है, दैट इट इज अ कंपोनेंट विच इज पैरेलल टू द कांटेक्ट सरफेस. Now we'll enter into the types of frictions which are present in nature. मतलब कि फ्रिक्शन के भी कुछ टाइप्स हैं जो कि हमें देखने को मिलता है. ठीक है, बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन विच आर स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन. ठीक है, इस तरह से मैं 4 तरह के फ्रिक्शंस को डिफाइन करता हूं. स्टैटिक, limiting, kinetic, and the 4th one which is rolling. ठीक है, अब ये वाले जो चारों फ्रिक्शन हैं इन्हीं के बारे में मेरे को आगे पढ़ना है. तो इनमें जब मैं स्टैटिक फ्रिक्शन को डिफाइन करता हूं तो स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में कोई रिलेटिव मोशन होता है कि नहीं होता, क्योंकि उसी के ऊपर मैं फ्रिक्शन को डिफाइन करता हूं. तो यहां से स्टैटिक फ्रिक्शन वाले केस में मैं लिखता हूं दैट देयर इज नो रिलेटिव मोशन. ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन तब तक एक्ट करता है जब तक रिलेटिव मोशन दो बॉडीज के बीच में नहीं होता है. ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की जब मैं बात करता हूं तो मैं क्या बोलता हूं, दैट relative motion is just about to start. मतलब कि अपना जो रिलेटिव मोशन है वो बस अब चालू ही होने वाला है. मैंने एक मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर लिया अपने फ्रिक्शन की, और इसके बाद में जो रिलेटिव मोशन है वो क्या हो जाएगा, इट विल स्टार्ट. तो देखो अब थर्ड कौन सा है अपना, काइनेटिक फ्रिक्शन. मतलब कि रिलेटिव मोशन हैज बिगन. रिलेटिव मोशन हैज बिगन. और रोलिंग जो है, रोलिंग वाले पार्ट को हम लोग पढ़ते हैं जब हम रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ेंगे. ठीक है, तो इसलिए रोलिंग को अभी हम छोड़ते हैं और इसके बारे में कब बात करेंगे अपन, व्हेन वी विल स्टडी रोटेशनल डायनामिक्स. एट दैट टाइम वी विल स्टडी अबाउट द रोलिंग फ्रिक्शन. ठीक है,
तो हमने आज क्या क्या पढ़ लिया है? हम लोगों ने स्टैटिक फ्रिक्शन देख लिया है, हम लोगों ने काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर ली, हमने लिमिटिंग की बात कर ली और रोलिंग फ्रिक्शन की बात कर लिया। ठीक है, तो आज तक हम क्या सोचते आते थे कि फ्रिक्शन जो है वो तो यार चीजों को रोक देता है, जबकि फ्रिक्शन आखिर कर क्या रहा है एक्चुअली में। जब अपन ने ब्लॉक बना के देखा था तो मैंने ये चीज देखी कि फ्रिक्शन ने एक्चुअली में ये किया कि वो तो दो ऑब्जेक्ट्स को, उनके बीच के रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है। मतलब कि अगर ये चौक मेरे हाथ से इस तरफ जाना चाहती है तो मेरे हाथ और इस चौक के बीच में जो फ्रिक्शन है वो ये चाहता है कि वाली चौक आगे ना बढ़े, ठीक है, और उसको उसी वाली जगह पर वो रखे। और ऐसे ही मैंने वो वाला पॉइंट बना के देखा था कि फ्रिक्शन क्या चाहता है, वो वाला पॉइंट आगे ना जाए, तो या तो बेचारे ग्राउंड को वो आगे चला दे और या फिर उस वाले पॉइंट के ऊपर ही ऐसी कोई फोर्स लगा दे जिससे वो वाला पॉइंट आगे जाने से बच जाए। तो वो वाली फोर्स कौन सी है? दैट फोर्स केम टू बी नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। तो इस तरह से हमने टाइप्स देख लिया, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। तो अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ने वाले हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। ठीक है, हाँ हेलो, हेलो एवरीवन। अच्छा, अभी तक अपन लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक हमने ये देखा था कि आखिर फ्रिक्शन है कैसा, मतलब वो फोर्स है और वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, हमने उसके बारे में बात की थी। कैसे एक पॉइंट के मूव करने से क्या क्या हो रहा था, कैसे ग्राउंड उस वाले पॉइंट को अपने से दूर नहीं ले जाना चाह रहा था। हमने ये वाली सारी बातें अभी कर ली। उसके बाद में हमने ये पढ़ा था कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, और वो 4 टाइप्स कौन कौन से थे? 1 वाज स्टैटिक, 2nd वाज लिमिटिंग, 3rd वाज काइनेटिक एंड द 4th वाज रोलिंग। हमने इस तरह से 4 टाइप्स के फ्रिक्शन की बात की थी। उन 4 टाइप्स के फ्रिक्शन में अब हम पहले टाइप ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं, विच इज स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब बीइंग अ फोर्स, फ्रिक्शन क्या है? एक फोर्स है, इसलिए उसके पास में डायरेक्शन होनी कंपल्शन है और साथ ही एक मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब उसके पास में एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी होगी हमेशा। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को अब हम धीरे धीरे डिफाइन करते हैं। तो इसकी डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैंने बात की किसकी? इसकी डायरेक्शन की। तो इसकी डायरेक्शन हमेशा कैसी होती है? इट एक्ट्स टेंजेंशियली टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। फ्रिक्शन हमेशा कैसे एक्ट करेगा? टेंजेंशियली टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। ठीक है, ये इसकी हमेशा क्या होगी? डायरेक्शन। हमने ये वाली चीज देखी भी थी, एक ब्लॉक बनाया था हमने और इस ब्लॉक को बना के हमने इसके ऊपर एक F फोर्स लगाई थी और इस F फोर्स के लगने से मैंने ये देखा था कि फ्रिक्शन जो है वो टेंजेंशियली इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था। ठीक है, एक एग्जांपल तो इसका ये हो गया। इसके अलावा मैं इसको अगर किसी ब्लॉक को एक वेज के ऊपर रख देता हूं, ठीक है, देखो जरा, मैं अगर किसी ब्लॉक को एक वेज पे रख दूं कुछ इस तरह से, ये अगर कोई वेज है और इसके ऊपर एक m मास का ब्लॉक रखा हुआ है, ये जो सरफेस है ये कैसी है? द सरफेस इज रफ। ठीक है, ये m मास का ब्लॉक, इस ब्लॉक पे अगर मैं एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूं तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? टेंजेंशियल। फिर से ये होगी डायरेक्शन हमारे किसकी? फ्रिक्शन। तो इस तरह से मैंने देखा, ग्राउंड पे रखा था, फोर्स इधर लगाई, फ्रिक्शन इधर लग गया। क्या ये टेंजेंशियल है इस कॉन्टैक्ट सरफेस के? बिल्कुल है। इसी तरह से क्या कॉन्टैक्ट सरफेस अब ये वेज वाला सरफेस है, इस इंक्लाइन का जो सरफेस है, तो फोर्स अगर इधर लगाई तो फ्रिक्शन कहां पर लगा? बैकवर्ड्स। ठीक है, तो
तो इस तरह से मैंने फ्रिक्शन की क्या डिफाइन कर दी, उसकी डायरेक्शन डिफाइन कर दी कि इट एक्ट्स टेंजेंशियली टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम उसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो दिया जाता है हमेशा F इक्वल्स टू म्यू एन से। ये हमेशा क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड, जिसमें कि म्यू जो होगा इट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं तो मैं इसे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोल सकता हूं। तो यहां पे अगर स्टैटिक लिख दूं तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, म्यू एस। ठीक है, अभी हम आगे ये वाली चीज भी देखने वाले हैं कि फ्रिक्शन जो है उसकी जो वैल्यू है इट इज नॉट इक्वल टू म्यू एस इंटू एन ऑलवेज। ये चीज ऑलवेज ट्रू नहीं है। द रियल एक्सप्रेशन वुड बी इट इज लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, इससे मैंने एक चीज डिराइव की और वो चीज क्या थी, दैट फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। फ्रिक्शन एक किस तरह की फोर्स है, फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ठीक है, अभी हम उसके बारे में आगे बात करने वाले हैं कि किस तरह से फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करता है। ठीक है, जिस तरह से फोर्स बढ़ती है उसी तरह से फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करता रहता है। तो अब हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले मेरे लिए जानना जरूरी था उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, और दूसरी बात मुझे ये जानना जरूरी थी कि आखिर उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो कितना होगा। तो इट इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। मैंने इसमें म्यू एस को डिफाइन किया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और इसमें एन जो होगा इट इज द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। यहां से मैंने डिफाइन कर दिया किसको, नॉर्मल को। तो यहां से म्यू एस इंटू एन जो होगा वो फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अच्छा, मैंने अभी बात की किस चीज की, कि इसका मैग्नीट्यूड जो होगा फ्रिक्शनल फोर्स का वो क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एम। क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन है तो मैंने एफ एस लिखी है। ठीक है, ये अभी मैंने बात की कि दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, मैंने इसमें म्यू एस को डिफाइन किया कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अभी जो म्यू एस है ये एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पर डिपेंड नहीं करता है। So this is independent of the area of contact. ठीक है, इसकी वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब कितना भी एरिया कॉन्टैक्ट का आ रहा हो मेरे पास, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनका म्यू एस की वैल्यू जो है वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। ठीक है, ये होता भी क्या है, एक कांस्टेंट होता है जो कि हर सरफेस का अपने हिसाब से रफनेस के लिए डिफाइंड होता है। ठीक है, इट्स वैल्यू जो होगी वो मेरे को हमेशा दी हुई होगी क्वेश्चन में। ठीक है, या हो सकता है निकालने को भी दी जाए। तो इस तरह से मैं किसको डिफाइन कर देता हूं, फ्रिक्शन के मैग्नीट्यूड को। अब देखो, मैंने इसमें एक चीज और कही थी, दैट फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। जब मैं एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स की बात करता हूं तो मैं ये जानना चाहता हूं कि भाई आखिर वो सेल्फ को एडजस्ट कर कैसे रही है, अगर कर रही है तो देखो जरा, फिर से वही एक ब्लॉक का एग्जांपल लेंगे। लेट्स से द ब्लॉक इज ऑफ 5 kg। मेरे पास ब्लॉक कितने किलो का है, द ब्लॉक इज ऑफ 5 kg। ठीक है, मुझे दिया हुआ है दैट द सरफेस इज रफ
and the value of static friction is how much? It is given to me as 0.5 let's say. ठीक है, यहां से क्या मैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट कर सकता हूं? क्योंकि मैंने ये कहा था कि Fs इज लेस देन इक्वल टू म्यू एन, तो मैं इक्वल टू वाली टर्मिनोलॉजी पे जाता हूं अभी, और मैंने बोला Fs मैक्स, क्या उसकी वैल्यू इस पे नॉर्मल ऊपर, और उसकी वैल्यू कितनी होगी 50 न्यूटन। यहां से mg इसका नीचे लगेगा क्योंकि वो भी 50 है, n और mg बैलेंस, और यहां से मैं एक फोर्स अप्लाई करूंगा जिसके मैग्नीट्यूड को मैं अभी वेरी करता जाऊंगा, देखें जरा कैसे। तो Fs मैक्स कितना हो जाएगा, म्यू इंटू एन, म्यू इज 0.5 मल्टीप्लाइड बाय एन इज 50, सो दिस बिकम्स 25 न्यूटन्स। ये मैंने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लिया। आगे देखते हैं जरा, ये जो F की वैल्यू है, मैं अगर इसको वेरी करूं, लेट्स से फॉर द फर्स्ट केस मेरे पास में जो F की वैल्यू है इट इज 5 न्यूटन्स, मतलब कि इस ब्लॉक को मैं 5 न्यूटन की फोर्स लगा के अपनी तरफ खींच रहा हूं। ठीक है, जब मैंने इस ब्लॉक पे 5 न्यूटन की फोर्स लगा के अपनी तरफ खींचा, तो फ्रिक्शन उस केस में क्या 25 न्यूटन था? नहीं, फ्रिक्शन ने अपने आप को एडजस्ट किया। फ्रिक्शन ने क्या किया, अपने आप को एडजस्ट किया और अपने आप को बढ़ा के कौन सी वैल्यू तक ले गया, अपने आप को बढ़ा के वो 5 न्यूटन तक ले गया। एक बार में वो 25 नहीं हो गया। ऐसे केस में अगर मान लो फ्रिक्शन 25 न्यूटन लगा दिया मैंने और फोर्स लगाई 5 न्यूटन की, तो इससे तो यार नेट फोर्स फ्रिक्शन की आ गई विच इज 25 न्यूटन। तो 25 माइनस 5, तो 20 नेट फोर्स इसमें पीछे लग जानी चाहिए। ये तो बिल्कुल गलत चीज है। इसलिए फ्रिक्शन को मैंने क्या डिफाइन किया, इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, मतलब कि फोर्स के मैग्नीट्यूड के साथ पहले अपने आप को वो क्या करेगा, सेट करेगा, और उसके बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा। तो इन केस F की वैल्यू 5 न्यूटन है, तो क्या मैं फ्रिक्शन की वैल्यू भी 5 न्यूटन कहूंगा, क्योंकि फ्रिक्शन कैन गो टू अ मैक्सिमम ऑफ 25 न्यूटन। और क्योंकि फ्रिक्शन ये चाहता है कि वो सरफेस को कांटेक्ट में ही रखे, इनका कांटेक्ट कभी भी खत्म ना हो, इसलिए क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन वो 0 कर देगा, खुद भी 5 हो गया और फोर्स भी कितनी थी, 5 थी। तो इससे मेरे क्या इंप्लीकेशन मिला, दैट द एक्सेलरेशन इज 0। ठीक है, मैं इसमें अगर सेकंड केस की बात करूं तो देखो जरा, मैंने यहां पे लिया F की वैल्यू, लेट्स से इट इज नाउ 10 न्यूटन। F की वैल्यू 10 न्यूटन, फ्रिक्शन कैन गो अप टू अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 25 न्यूटन। क्या ये 25 पे पहुंच जाएगा? फिर से नहीं पहुंचेगा। फ्रिक्शन अपने आप को फिर 10 न्यूटन पे एडजस्ट कर लेगा और फिर से इस सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना कर देगा, वो 0। फिर से इस सिस्टम का एक्सेलरेशन फ्रिक्शन ने कितना कर दिया है, 0। ठीक है, यहां से ये आ गया। अब थर्ड केस देखता हूं मैं, लेट्स से अब मैंने जो फोर्स है वो कर दी है 24 न्यूटन। क्या 24 न्यूटन और 25 न्यूटन बराबर है? नहीं है। क्या वापस से फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करेगा और कहां तक पहुंचेगा इस बार, 24 न्यूटन तक, और वापस से हमारे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना कर देगा, वो 0 कर देगा। फिर से मेरे पास में आ गया क्या, एक्सेलरेशन इज 0। ठीक है, 24 न्यूटन तक मैंने फोर्स बढ़ा दी, पर तो भी ये वाला जो ब्लॉक है ये हिलने का नाम नहीं ले रहा है। अब क्या करूं? ठीक है, और फोर्स बढ़ाओ सर, और फोर्स बढ़ा के देखा मैंने। चलो फोर्थ केस पे जाते हैं। फोर्थ केस में मैंने F को कर दिया 25 न्यूटन। F के 25 न्यूटन करते ही ये वाले ब्लॉक के ऊपर जो अब फ्रिक्शन लग रहा है इस ग्राउंड की वजह से, क्या वो वाला फ्रिक्शन 25 न्यूटन हो जाएगा? क्योंकि अभी भी वो एक्सेलरेशन को क्या कर देगा, इसके 0 कर देगा। अपने आप को एडजस्ट करता 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 फ्रिक्शन अब कहां पर पहुंच गया, उसकी मैक्सिमम वैल्यू पे। क्या यही Fs मैक्स था? मतलब कि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू थी अब मैंने वो अचीव कर लिया 25 न्यूटन। पर इस केस में भी सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना आया मेरे पास में, 0। तो अभी भी सिस्टम मेरा मूव नहीं हुआ है। ये जो 5 किलो का ब्लॉक है ये बेचारा वहीं के वहीं पे रखा हुआ है, जबकि इसे मैं 25 न्यूटन की फोर्स लगा के अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा हूं। और वजह क्या थी इसकी, फ्रिक्शन। ठीक है, किसी भी चीज को अगर मैं एक हल्का सा पुश दूं
मान लो कोई कार है और उस कार को मैं बस खड़ा हो गया ऐसे ही हाथ से यूं धक्का लगा रहा हूं, तो वो चलती है क्या? नहीं चलती। क्यों नहीं चल रही? टायर और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन है। वहीं अगर मैं बहुत तेजी से उसको धक्का लगाने लगूं बहुत जोर से, तो हो सकता है वो थोड़ी सी हिल जाए। यार वो जो मैं जो गाड़ी के ऊपर अपना फोर्स वेस्ट कर रहा हूं, जो उस पर लगाया जा रहा हूं, उसको कौन खाता जा रहा है? सिर्फ फ्रिक्शन खाता जा रहा है। और किस तरह से? अपने आप को एडजस्ट कर करके। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन ने अपने आप को एडजस्ट किया और अब कहां पर आ गया वो? 25 न्यूटन पे। अब जो फोर्स है मैं इसको कर देता हूं 25.0000000 और 1। इतना करते ही ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू है इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती, और क्योंकि ये वैल्यू अब इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती तो ये जो ब्लॉक है अब ये एक्सेलरेट करने लगेगा। इतनी फोर्स करते ही, मतलब 25 के बाद में पॉइंट लगा के इनफाइनाइट जीरोस लगा दो और उसके बाद में एक 1 लगा दो, फ्रिक्शन की वैल्यू से बड़ा हो गया। और क्योंकि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से अब ये बड़ा हो गया तो अब ये जो ब्लॉक है ये एक्सेलरेट करने लगेगा, और इस समय जो फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी वो एफएस मैक्स आएगी, which is equals to 25 Newton. But in this case, acceleration is not 0. ठीक है, तो इस तरह से फ्रिक्शन ने अपने आप को हर टाइम पे एडजस्ट किया। समझ में आ रही है बात? फ्रिक्शन अपने आप को 0 से लेके और एक मैक्सिमम वैल्यू तक एडजस्ट करता है, और इसलिए मैं किस तरह से बोलता हूं फ्रिक्शन की वैल्यू को कि इट इज लेस देन ग्रेटर देन 0 फ्रिक्शन की वैल्यू को जो मैंने डिफाइन किया है वो कुछ इस तरह से किया है कि 0 is less than equal to friction and it is less than equal to Fs max। मतलब कि फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो Fs max से लेके 0 के बीच में रहती है, क्योंकि यही अगर मैं शुरुआत में इस वाले ब्लॉक के ऊपर 0 न्यूटन की फोर्स लगा देता, मान लो ये जो ब्लॉक था इस पे 5 न्यूटन की फोर्स ना लगा के मैं शुरू के केस में इस पे कोई फोर्स लगाता ही नहीं, मतलब कि F इक्वल्स टू 0, क्या उस केस के अंदर फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होता? नहीं कर रहा होता। और क्यों नहीं कर रहा होता? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन चाहे 25 न्यूटन है, Fs मैक्स की वैल्यू चाहे 25 न्यूटन है, बट इसका कोई इस समय काम ही नहीं है, इस पे कोई जरूरत ही नहीं है। फ्रिक्शन तो तब एक्ट करेगा जब मैं फोर्स लगाना चालू करूंगा, और उसके बाद भी अपने आप को वो धीरे 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 क्या करेगा? एडजस्ट करेगा। तो इस केस में क्या फ्रिक्शन की वैल्यू भी 0 है? तो इससे मुझे ये पता लगा कि फ्रिक्शन कहां से कहां पे वेरी कर रहा है, 0 से लेके Fs मैक्स तक। ठीक है, और यहां से मैंने ये वाले रिजल्ट्स डिराइव किए। ठीक, ठीक है, यहां से मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में जाना कि यार स्टैटिक फ्रिक्शन इस दुनिया में कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है। क्या फ्रिक्शन की वजह से लॉसेस हो रहे हैं इस दुनिया में? क्योंकि मेरा जो एफर्ट है क्या वो बेकार जा रहा है? ठीक है, जैसे मेरे हाथ पे ये चौक ही रखी है मान लो, तो इसे जरा से ऐसे टच करूंगा और फोर्स आने की कोशिश करूंगा तो ये चौक चल ही नहीं रही, और क्योंकि ये चौक नहीं चल रही मतलब मैंने जो अपनी इस उंगली से इसके ऊपर फोर्स लगाया वो फोर्स क्या गया? बेकार गया, वो वेस्ट हो गया। वेस्ट कहां पर हुआ? उसे फ्रिक्शन खा गया। पर जैसे ही मैंने इस पे थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाया ये चल पड़ी यार।
पर क्या एक छोटा सा फोर्स जो मैंने लगाया था, मान लो 1 न्यूटन का फोर्स लगाया था, क्या उस वाले फोर्स पे चल रही थी? नहीं चल रही थी। पर जैसे ही मैंने उसे 1.5 न्यूटन किया वो चलने लग गई। इसलिए मैंने क्या बोला कि फ्रिक्शन की वजह से मुझे कुछ लॉसेज हुए, और वो वाला फ्रिक्शन कौन सा था जिससे कि बॉडीज रेस्ट पे रही? दैट फ्रिक्शन वाज स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो मैंने यहां से कुछ चीजें बोली और वो चीजें क्या थी देख लेते हैं। दैट थिंग वाज कि इफ अ ब्लॉक doesn't move, then static friction balances the force applied on the block. ठीक है ना, बैलेंस किसने किया? स्टैटिक फ्रिक्शन ने। जो भी फोर्स अप्लाइड थी उसको बैलेंस कर लिया। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के सिर्फ उसी वाले कंपोनेंट को बैलेंस करेगा जो कि सरफेस के कैसे होगा यार? टेंजेंशियल। तो मुझे ये वाली चीज भी ध्यान रखनी है कि वो सिर्फ टेंजेंशियल जो कंपोनेंट है इस वाली फोर्स का, उसी वाले कंपोनेंट को वो बैलेंस कर पाएगा। किसी और कंपोनेंट की बात यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहां से मेरे पास में ये वाला रिजल्ट निकल के आता है कि इस तरह से एफ एस मैक्स होने की वजह से कुछ वेस्टेजेस होती हैं और उसकी वजह से क्या होता है? कुछ नुकसान भी हो सकता है। तो ये वाला रिजल्ट आया मेरे पास। इसके अलावा दूसरा भी एक रिजल्ट है, और वो रिजल्ट मुझे क्या कहता है कि अगर if F exceeds the maximum frictional force if F exceeds the maximum frictional force, then the block begins to accelerate. और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कौन सी होगी? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी फोर्स वाली। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ एफ। ठीक है, तो यहां से मेरे पास में ये रिजल्ट भी आ गया, और ये चीज मैंने देखी भी थी उस वाले ब्लॉक के ऊपर। जैसे ही मैंने फोर्स को 25 से बढ़ाया, 25 तक तो एफ एस मैक्स ही अपने आप को बढ़ाता रहा। ठीक है ना, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स वापस से। तो क्योंकि वो सेल्फ एडजस्टिंग थी तो वो 0 से लेकर 25 तक चली, और उसके 0 से लेकर 25 तक चलने की वजह से क्या मुझे 25 न्यूटन तक की फोर्स तो उस ब्लॉक पे वेस्ट करनी पड़ी। और जब मैंने उस 25 को 25.00000001 कर दिया, क्या वैसे ही सिस्टम में एक्सेलरेट आ गया और मेरा ब्लॉक जो था वो क्या करने लगा? एक्सेलरेट। तो इफ एफ एक्सीड्स द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, then the block begins to accelerate in the direction of force। जो मेरे नेट फोर्स की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में ब्लॉक क्या करेगा? एक्सेलरेट करने लगेगा। नेक्स्ट हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन की कहानी अभी हम यहीं पर खत्म करते हैं, और आगे इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम लोग अभी आगे लेंगे। जब काइनेटिक फ्रिक्शन भी पढ़ लेते हैं उसके बाद में थोड़े अच्छे एग्जाम्पल्स बनते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों पे बेस्ड। तो चलो अब हम देखते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन।
ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन की बात जब हम करते हैं तो हम लोगों ने पहले ये वाली चीज देखी थी कि काइनेटिक फ्रिक्शन को तब हम लोग अकाउंट में लेंगे जब सरफेस और ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि काइनेटिक फ्रिक्शन रोल में कब आएगा, जब ब्लॉक अपना मोशन चालू कर देगा, मतलब कि ब्लॉक जो है वो आगे बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, तो इट एक्ट्स और comes into existence only when the maximum value of static friction has been overcome। ठीक है, मतलब कि काइनेटिक फ्रिक्शन कब एक्ट करेगा, जब मैं स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को क्रॉस कर जाऊंगा। ठीक है, जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल में देखा था कि 25 न्यूटन की मैंने फोर्स लगाई, 25 न्यूटन की फोर्स पे एफएस मैक्स हो गया 25 न्यूटन, अपने आप को एडजस्ट करता रहा। 25 न्यूटन के बाद जैसे ही वो वाला ब्लॉक आगे चल रहा था, वैसे ही स्टैटिक फ्रिक्शन जो था वो खत्म हो गया, और अब कौन सा फ्रिक्शन एक्ट होने लगा, द फ्रिक्शन विच इज नाउ एक्टिंग इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन में यही फर्क है कि स्टैटिक फ्रिक्शन तब तक एक्ट कर रहा था जब तक कि बॉडी रेस्ट पे थी, वो ये चाह रहा था कि बॉडी किस पे रहे, रेस्ट पे रहे, और काइनेटिक फ्रिक्शन तब एक्ट करने को आया जब वो बॉडी आगे को चलने लगी। ठीक है, मतलब कि जैसे ही मैंने दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन देखा, वैसे ही मैंने कहा कि नाउ द फ्रिक्शन विच इज एक्टिंग इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं दैट इट एक्ट्स व्हेन relative motion between two bodies in contact has begun। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन तब एक्ट करने लगा जब दो बॉडीज के बीच में जो कि कांटेक्ट में थी उनके बीच में रिलेटिव मोशन चालू हो गया। इट एक्ट्स व्हेन रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज इन कांटेक्ट हैज बिगन। इससे पहले क्या था, स्टैटिक, और अब कौन सा फ्रिक्शन आ गया है, काइनेटिक। ठीक है, इसे हम लोग एफ के से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जैसे कि वहां पे म्यू एस होता था, मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता था, यहां पर हम लोग डिफाइन करेंगे म्यू के को। यहां पे हम क्या डिफाइन करेंगे, म्यू के, और जो हम काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू देंगे एफ के, वो क्या देंगे हम, म्यू के इंटू एन। तो मैग्नीट्यूड में कोई बदलाव नहीं है, वो उतना ही है, एफ के इक्वल्स टू म्यू के इंटू एन, वेयर म्यू के इज द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, एन इज अगेन द नॉर्मल, एंड एफ के इज द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ये वाली फोर्स अनलाइक स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो यहां पे मैं ये लिख सकता हूं दैट, लेट मी यूज अनदर कलर, इट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स तो सेल्फ एडजस्टिंग है, अपने आप को बढ़ाती रहती है, वहीं काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है इट ऑलवेज रिमेन्स व्हाट, इट रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि वो आती ही तब है जब दो बॉडीज के बीच में मोशन स्टार्ट हो चुका है, और मोशन भी कौन सा, रिलेटिव मोशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा चलो, मैंने इसके मैग्नीट्यूड की तो बात कर ली कि मैग्नीट्यूड इसका कितना हो जाएगा, म्यू के इंटू एन, है ना, एफ के इक्वल्स टू
म्यू के इंटू एम। ये तो क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, इसके डायरेक्शन की जब मैं बात करूंगा, ठीक है ना, इसी तरह से मैं इसके डायरेक्शन की भी बात करूंगा। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो मैंने ये कहा कि इसके डायरेक्शन के लिए दैट इट एक्ट्स opposite to the direction of relative motion। ये कौन सी डायरेक्शन में ऐड कर रहे हैं, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन, क्योंकि इसके पास भी मैग्नीट्यूड होगा, इसके पास भी डायरेक्शन होगा। ये मैंने बात कर ली कि ये कब एक्ट करने लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन के खत्म होने के बाद में यही एक्ट करेगा। ठीक है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन जब अपनी मैक्सिमम वैल्यू रीच कर चुका होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन, वेयर म्यू के इज द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, एन इज द नॉर्मल, एफ के इज द फ्रिक्शनल फोर्स जो कि कौन सी है, काइनेटिक। मैंने ये भी कहा कि इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन भी बतानी होगी क्योंकि है तो अल्टीमेटली एक वेक्टर क्वांटिटी। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इट एक्ट्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन। ठीक है, क्या हो गया, कर लो। सही है ना, चालू कर दिया। अभी तक हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में पढ़ते हुए आए हैं और उससे पहले अभी हमने स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में भी पढ़ा था। तो देखो, काइनेटिक फ्रिक्शन की एक प्रॉपर्टी जो कि देखी गई वो क्या थी कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन व्हिच एक्ट्स व्हेन देयर इज मोशन इज लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि तब लगता है जब किसी भी तरह का मोशन नहीं होता, व्हेन देयर इज नो मोशन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन कब एक्ट करेगा, जब ब्लॉक अपना रेस्ट पे है, और जैसे ही वो ब्लॉक चलने लगता है तब हमने ये कहा था कि स्टैटिक फ्रिक्शन ओवरकम हो जाता है और काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगता है। तो मैंने वही वाली बात कही और ये चीज देखी गई बाय एक्सपेरिमेंट्स, और जो नोटिस किया गया उससे ये पता लगा कि उस वाली फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड कम था जो फ्रिक्शनल फोर्स तब लग रही थी जब ब्लॉक मूव करने लगा, और किससे कम था, उस वाली फ्रिक्शनल फोर्स से जो कि तब लग रही थी जब कोई मोशन नहीं हो रहा था, मतलब देयर वाज नो रिलेटिव मोशन। ठीक है, Hence, a lesser force is required to keep the block moving than to make it move। मतलब कि ब्लॉक को चलते रहने के लिए
एक कम फोर्स की जरूरत होती है, उस वाली फोर्स से कम जिससे कि उसको चलाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, यही बात बोली गई है। हेंस अ लेसर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप द ब्लॉक मूविंग देन टू मेक इट मूव। तो उसको चलाने के लिए क्या मुझे ज्यादा फोर्स चाहिए? बिल्कुल। और उसको चलते रहने के लिए, मतलब रिलेटिव मोशन एक बार चालू हो गया, उसके बाद जो फोर्स नेसेसरी है इट इज लेसर एज कंपेयर टू द फोर्स जिससे कि उसे चलाया गया था। ठीक है ना? तो ये वाला रिजल्ट भी मेरे पास आता है। इससे मुझे क्या पता लगता है? दैट म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के। ठीक है, मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है इट विल बी ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। यहां से मेरे को ये वाला रिजल्ट पता लगता है। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे कि मुझे रिलेटिव मोशन से ये पता लगेगा कि आखिर डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है किधर। ठीक, डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब मैं क्या चीज जज करने वाला हूं कि आखिर काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो चलो इसमें हम पहला एग्जांपल लेते हैं। मैंने एग्जांपल लिया और दो ब्लॉक्स को रखा। लेट्स से दिस ब्लॉक इज ए और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा बी। ठीक है, इस तरह से सरफेस है जो कि रफ है, इनके बीच में भी फ्रिक्शन है। ठीक है ना? मान लिया मैंने ए जो है इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड राइट में, और बी जो है वो भी राइट में जा रहे हैं, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, ये चीजें मुझे गिवन है इस वाले क्वेश्चन में। अब मैंने एक चीज कही थी कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो है या फिर फ्रिक्शन जो है इट ऑपोजेज रिलेटिव मोशन, तो इनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकता हूं। तो यहां से मैंने क्या कहा? दैट वी बी ए की बात की मैंने, और वी बी ए जो होगी वो क्या हो जाएगी? वी बी माइनस वी ए। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। वी बी इज 5 इन द राइट, आई हैव कंसिडर्ड दिस डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव एंड द लेफ्ट डायरेक्शन टू बी नेगेटिव। तो ये कितना हो गया? 5 माइनस वी ए इज 3, तो ये कितना आ गया? दिस कम्स आउट टू बी 2 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो मेरे पास वी बी है, मतलब कि ए पर बैठकर जब मैंने बी को देखा तो बी क्या 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था? क्या ये पॉजिटिव आई है? हाँ सर, ये तो पॉजिटिव है। तो क्या ये राइट में जा रहा होगा? ठीक है, मतलब अब अगर मैं बी को देखूं तो बी कैसा दिख रहा होगा? ये ब्लॉक बी है और ये राइट में जा रहा होगा विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर्स पर सेकेंड। ये कंडीशन है, और क्योंकि ये ए के देखने पे राइट में जा रहा होगा तो इसके ऊपर फ्रिक्शन जो है वो कहां लग रहा होगा? पीछे की तरफ। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, मैं अभी सिर्फ वही कर रहा हूं, काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन देख रहा हूं। सिमिलरली अगर मैं अब ए की बात करूं कि ए के ऊपर कहां लग रहा होगा, तो यार अगर बी पे पीछे लग रहा है तो मैं डायरेक्ट बुद्धि से ये वाली बात बोल सकता हूं कि ए के ऊपर जो फ्रिक्शन है वो कहां लग रहा होगा? आगे लग रहा होगा। ठीक है, और रिलेटिव वेलोसिटी वी बी ए इक्वल्स टू माइनस वी ए बी, मतलब कि ए जो है वो बी के देखने पे पीछे की तरफ कितनी वेलोसिटी से जा रहा होगा? 2 मीटर पर सेकेंड से। तो वहां से भी ये रिजल्ट आ जाता है कि ये पीछे जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, मतलब कि इसके ऊपर फ्रिक्शन जो है वो आगे की तरफ एक्ट करेगा। तो इस तरह से मैंने डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इसका देख लिया। ठीक है, और देख लेते हैं। लेट मी टेक सम मोर एग्जांपल्स। ये सरफेस है, मान लिया दिस इज ब्लॉक बी, दिस इज ब्लॉक ए, एंड बोथ ऑफ दीज आर मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, अब ये क्योंकि दोनों के दोनों ही 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहे हैं तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? अब अगर मैं वी ए बी लिखना चाहूं तो ये वी ए बी कितना आ जाएगा मेरे पास? 2 माइनस 2 विच गिव्स मी 0।
तो जब रिलेटिव मोशन ही नहीं है तो इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन कहां से आएगा? नहीं आएगा। तो मैंने यहां पर क्या बोला कि एस देयर इज नो रिलेटिव मोशन therefore Fk equals to 0। ठीक है, रिलेटिव मोशन ही नहीं तो बेचारा काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा कहां से? आएगा ही नहीं। सो दिस इज द कंडीशन। और एग्जांपल्स देखते हैं। देख लेते हैं वापस। कुछ इस तरह से मुझे ब्लॉक्स गिवन है। लेट्स से दिस इज बी एंड दिस ब्लॉक इज ए। ठीक है, लेट्स से ए जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से इन द राइट एंड बी इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, अब इसमें अगर मैं वी ए बी की बात करता हूं तो वो कितना आ जाता है? वी ए इज पॉजिटिव, अगेन राइट इज पॉजिटिव एंड लेफ्ट इज नेगेटिव। तो अब वी ए बी कितना आ जाएगा? 5 माइनस -2, मतलब कि 7 मीटर्स पर सेकेंड। ये मेरे पास में वीएबी आया। तो अब अगर मैं इसमें ए ब्लॉक बनाऊं, ये ब्लॉक ए, ठीक है, +7 आया है, मतलब कि वेलोसिटी इसकी आगे की तरफ। कहां पर बैठकर देख रहा हूं मैं? बी पर बैठकर। तो अगर ए की वेलोसिटी आगे की तरफ है, रिलेटिव मोशन आगे की तरफ हो रहा है, तो फ्रिक्शन क्या इसके ऊपर पीछे लग रहा होगा? बिल्कुल लग रहा होगा। ठीक है, सिमिलरली अब अगर मैं बी को बनाता हूं तो VAB इज -VB है, मतलब कि बी की वेलोसिटी इज 7 मीटर पर सेकेंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, लेफ्टवर्ड्स। तो बी के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स जो होगी वो क्या राइट में लग जाएगी? बिल्कुल लग जाएगी। सो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक है, इसको मैं 3 ब्लॉक वाले सिस्टम से भी देख लेता हूं। एक बार 3 ब्लॉक्स ड्रॉ करते हैं, देखें जरा। This is C, this is B, and this is block A. Let's say A is moving rightwards with 1 meter per second, B leftwards with 3 meters per second, and C let's say again right with 5 meters per second. ये अपना ग्राउंड है। ठीक है ना? तो अगर मैं सबसे पहले इसमें VAB की बात करूं, मैंने सबसे पहले बात की किसकी? VAB की। तो जब VAB की बात की तो VA इज राइट वर्ड्स, मतलब कि 1 -3, ये आ गया 4 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट। ठीक है, तो जब मैं ए ब्लॉक को ड्रॉ करूंगा तो वो कैसा दिखेगा? दिस इज ब्लॉक ए एंड बी के ऊपर बैठकर देखने पे दिस इज 4 मीटर पर सेकेंड इन द राइट। तो इसके ऊपर फ्रिक्शन कहां लग गया? पीछे की तरफ, एफ के। ठीक है, अब देखता हूं मैं बी ब्लॉक के लिए। तो अब मैं इसमें VBC भी लिख लेता हूं। VBC यहां से कितना मिल जाएगा मुझे? VBC विल बी VB माइनस BC विच इज -3 -5 विच इज इक्वल टू -8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब मैंने C पर बैठकर B को देखा है। तो मैं B ब्लॉक बनाता हूं। दिस इज ब्लॉक B। क्या आया? -8, मतलब कि कहीं पीछे की ओर 8 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो ये इससे मुझे क्या पता लगा? सी पर बैठ के बी को जब देखा तो काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या आ गई? आगे की तरफ। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, एफ के। ठीक है, ऐसे ही जब मैं बी पर बैठ के ए को देख रहा था तब ए के ऊपर तो फ्रिक्शन आया था पीछे, तो क्या यही वाला बी के ऊपर आगे आ जाएगा? तो ये क्या आया? लेट्स से दिस इज एफ के ए, ये एफ के सी, ये बी के ऊपर, ये बी की वजह से, ये बी पर बैठ के ए को देखा तो ए ने उतना ही फ्रिक्शन बी के ऊपर आगे लगाया, एफ के ए। और ये बी की कंडीशन, ये सी की वजह से और ये ए की वजह से। ठीक है, सिमिलरली अब अगर मैं सी के लिए बात करूं
तो VBC से मेरे को C भी पता लग जाएगा, और C के साथ में क्या हो रहा होगा, लेट्स से दिस इज ब्लॉक C, 8 मीटर पर सेकेंड इन द लेफ्ट, मतलब कि ये आगे जा रहा होगा 8 मीटर पर सेकेंड से। कहां से बैठ के देखने पे, B पर जब मैंने बैठ के C को देखा तो C विल बी मूविंग राइट वर्ड्स विद द वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि इसके ऊपर फ्रिक्शन कहां लग जाएगा, पीछे, विच इज F के B। सो दीज आर द डायरेक्शंस ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इन द गिवन केसेस। ठीक।